माँ की कुर्बानी। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है माँ की कुर्बानी। सुमन जी अपने छोटे से कमरे में बैठी थी, जहाँ एक कोने में उनका बिस्तर था और एक छोटी अलमारी। उनके पास समय काटने के लिए बस एक पुराना रेडियो था, जो अब कभी कभार ही काम करता था। दिन भर वो अकेलेपन में गुजारती और शाम होते होते रसोई में जाकर मीनाक्षी से पूछती, बहू कोई काम हो तो बता दे, मैं कर दूंगी। मीनाक्षी ने हमेशा की तरह रूखेपन से जवाब दिया, माँ जी आपसे कुछ नहीं होगा, आप आराम करिए, मैं सब संभाल लूंगी। सुमन जी चुपचाप वापस अपने कमरे में लौट आई। शाम को जब कैलाश ऑफिस से आया तो सुमन जी बोली, बेटा तुम्हारे पापा की तस्वीर नीचे गिरकर टूट गई है। मैंने उठाई तो हाथ में कांच का टुकड़ा घुस गया है, मुझे तो नजर नहीं आता, तुम थोड़ा देख लोगे क्या? और अपने पापा की तस्वीर को जब समय मिले तो उसका शीशा लगवा देना। घर में टूटी हुई तस्वीर। अभी सुमन जी कुछ और बोलती, कैलाश गुस्से में बोला, माँ क्या ज़रूरत है आपको पिताजी की तस्वीर को बार बार उतारने की? पर बेटा, माँ प्लीज़, आप छोटी छोटी बातों के लिए मुझे परेशान मत किया करो। मैं ऑफिस से थक कर आता हूँ, थोड़ा आराम भी करने दिया करो। ऐसा बोल कैलाश अपने कमरे में चला गया। सुमन जी के दिल में एक टिस उठी, उनका मन भारी हो गया, उनके हाथ में बहुत दर्द हो रहा था। वो अपने कमरे में जाकर पति शंभुनाथ जी की तस्वीर को देख रोते हुए बोली, आप क्यों चले गए मुझे छोड़कर? मुझे भी अपने साथ ले जाते, यहाँ किसी को मेरी ज़रूरत नहीं। हाथ का दर्द अब बढ़ता जा रहा था। फिर कुछ सोच कर वह उठी और अलमारी की तलाश से कुछ ढूंढने लगी। एक पुराना सा चश्मा जिसकी फ्रेम की एक डंडी टूटी हुई थी, उसको देख उनकी आंखों में चमक आ गई। सुमन जी ने अपने चश्मे को साफ कर लिया, फिर कांपते हाथों से उसको पहना, फिर अपनी हाथ से वो शीशा निकालने की कोशिश करती है। बहुत कोशिश करने पर जब वो शीशा नहीं निकलता तो कर वो सो जाती है, लेकिन दर्द के मारे नींद भी कैसे आती। तो फिर एक बार कोशिश करते ही और आखिरकार वो शीशा निकल जाता है। वो रात भर सुमन जी ने कैसे काटी है उनका दिल ही जानता था। दिन प्रतिदिन यह व्यवहार और बुरा होता जा रहा था। कभी कभी प्रीति मानो कह रही हो, इतनी उम्र हो गई फिर भी इनसे एक जगह बैठा ना जाता, जब देखो न किसी बात पर परेशान करती रहती है। कैलाश भी मीनाक्षी का साथ देते हुए कहता, माँ आपको अब आराम करनी चाहिए, आप अपना ध्यान रखिए, बाकी सब हम देख लेंगे। लेकिन यह सब सुनकर सुमन जी का दिल और ज़्यादा टूट जाता। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब अपने ही घर में वो पराये जैसा महसूस करेगी। सुमन जी अपनी उम्र की आखिरी पड़ाव पर थी, बाल सफ़ेद हो चुके थे और चेहरे में झुर्रियाँ की लकीरें जिंदगी के संघर्षों की गवाही दे रही थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने बेटे कैलाश और बेटी काजल की परवरिश में लगा दिया था। पति के देहांत के बाद उन्होंने अकेले ही दोनों बच्चों को पाला था। न दिन का होश रहता न रात का, बस एक ही सपना था कि उनके बच्चे को खुशहाल जिंदगी जिए। जब कैलाश बड़ा हुआ, नौकरी करने लगा और फिर उसकी शादी मीनाक्षी से हो गई, तो सुमन जी को लगा कि अब उनके जीवन में सुकून आएगा। लेकिन सब कुछ वैसा नहीं हुआ जैसा उन्होंने सोचा था। शुरुआत में मीनाक्षी उनके साथ ठीक थी, लेकिन धीरे धीरे उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा। वह हर छोटी बड़ी बात पर सुमन जी को टोकने लगे। मीनाक्षी के साथ साथ कैलाश के व्यवहार में भी बदलाव आने लगा। सुमन जी को ऐसा महसूस होने लगा कि वो इस घर में एक बोझ बन गई है। सुमन जी की बेटी काजल को शादी के बाद अपने ससुराल में थी। जब भी अपनी माँ को फ़ोन पर बात करती तो सुमन जी की आवाज़ में उदासी महसूस करती। माँ सब ठीक है ना? काजल कई बार पूछती, हाँ बेटा सब अच्छा है। सुमन जी हमेशा मुस्कुरा कर जवाब देती, लेकिन दिल ही दिल में अपनी तकलीफें छिपा रही थी। एक दिन जब काजल मायके आई तो उस वक्त मीनाक्षी और कैलाश घर पे नहीं थे। वो अपनी माँ के कमरे में गई तो उसने माँ की सोची हुई आंखें देखी। वो समझ गई कि कुछ तो गलत हो रहा है। माँ सच बताइए, कैलाश भैया और भाभी आपको ठीक से रखते हैं? काजल ने चिंतित होकर पूछा। सुमन जी मुस्कुराते हुए बोली, अरे नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, वो दोनों तो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ इसलिए थक जाती हूँ बस। काजल को विश्वास नहीं हुआ। वो बोली, माँ मुझे लगता है कि आप मुझसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं।
आपको देखकर तो ऐसा लगता है कि आप समय पर खाना खाती होगी। काजल की बात सुनकर सुमन जी बोली, बेटा तू मेरी चिंता क्यों करती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुमन जी काजल को कुछ नहीं बताना चाहती थी कि बेटा बहू उनके साथ कितना बुरा व्यवहार करती है, लेकिन काजल सब कुछ जानती थी पर कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर उसने अपने भाई भाभी को कुछ कहा तो उसके चले जाने के बाद वे माँ को और भी बातें सुनाएंगे। अपनी माँ का हाथ अपने हाथों में लेकर काजल बोली, माँ आप मेरे साथ मेरे घर चलो ना। काजल की बात सुनकर सुमन जी धीरे से बोली, कैसी बातें कर रही है बेटा, कोई माँ अपनी बेटी के घर कैसे रह सकती है। एक माँ तो अपनी बेटी के घर का पानी तक नहीं पी सकती है, तो मैं तेरे घर कैसे रह सकती हूँ। और लोग क्या कहेंगे कि बेटे बहू के होते हुए भी माँ अपनी बेटी के घर रह रही है। अपनी बेटी के सर पे हाथ रखते हुए सुमन जी आगे बोले, बेटा मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटी बहू के बारे में लोग कुछ कहें। काजल समझ चुकी थी कि चाहे वो कितना भी कह ले, लेकिन उसकी माँ उसके साथ नहीं जाएगी। दोस्तों, आज भी हमारे समाज में कई माताएं सुमन जी की तरह अपनी तकलीफें सहते हुए भी अपनी बेटी बहू के घर में रहना पसंद करती हैं, लेकिन अपनी बेटी के घर एक घुट पानी तक नहीं पीती। वे अपनी परंपराओं और समाज के बने नियमों में बंधी होती हैं। दूर क्यों जाए, लेकिन नानी भी जब हमारे घर आती थी तो खाने की बात तो छोड़िए, एक गिलास पानी तक नहीं पीती थी। मना कहती, हम सब जिद करते, लेकिन नानी हमेशा एक ही बात कहती, बेटा बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते। यह सोचने वाली बात है कि आखिर क्यों एक माँ जो अपने बच्चों के लिए पूरी जिंदगी समर्पित कर देती है, उसे यह लगता है कि बेटी के घर में वो बोझ बन जाएगी। यह सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि समाज की वो मानसिकता है। समय बदल गया है पर सोच अभी भी वही है। क्या अब हमें इस मानसिकता को बदलने की ज़रूरत नहीं। रविवार का दिन था। कैलाश और मीनाक्षी घर से बाहर जाने के लिए तैयार हो रही थे। फिर दोनों ने अपने बैग पैक किए और दरवाजे की ओर जैसे ही जाने लगे कि सुमन जी जो हमेशा की तरह अपने कमरे में बैठी थी, उनको ऐसे जाते देख बोली, बेटा कहाँ जा रही हो। क्या मीनाक्षी ने उसकी ओर गुस्से में देखा और रूखे स्वर में बोली, माँ जी आपको इतना भी समझ नहीं है कि जब कोई बाहर जा रहा हो तो उसे टोका नहीं करते। कैलाश ने जल्दी से मीनाक्षी का हाथ पकड़ा और कहा, अरे मीनाक्षी तुम भी किसे समझा रही हो, देर हो रही है, चलो। फिर माँ की ओर मुड़कर बोला, और हाँ माँ तुम पूछ रही हो कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो सुनो, हम 2 दिन के लिए शिमला घूमने के लिए जा रहे हैं। और ऐसा बोल कैलाश और मीनाक्षी दरवाज़ा बंद करके चले जाते हैं, बिना यह सोचे कि उनको जाने के बाद उनकी माँ सुमन जी अकेले कैसी रहेगी, क्या खाएगी। सुमन जी चुपचाप दरवाजे की ओर देखती रह गई, जैसे कुछ कहने की हिम्मत जुटा रही हो, लेकिन उसके पास शब्द नहीं थे। अब दोपहर हो चली थी और भूख से उनके पेट में चूहा कूद रहा था। वह धीरे धीरे रसोई में गई, पर वहाँ का हाल देखकर उनका दिल बैठ गया। जूठे बर्तनों का ढेर लगा हुआ था, सारा सामान अस्त व्यस्त था। ऐसा लग रहा था जैसे मीनाक्षी ने जल्दी जल्दी में कुछ भी समेटने की ज़रूरत नहीं समझी। थकान और भूख के बावजूद सुमन जी ने पहले रसोई का साफ किया। हाथ में अब तो ताकत नहीं रही, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और गैस चालू कर अपने लिए दाल चावल चढ़ा दिए। फिर थोड़ी देर के लिए वो वहीं रसोई में बैठ गई। थकान इतनी थी कि कब उसको नींद आ गई पता ही नहीं चला। जब नींद खुली तो देखा चावल और दाल का गैस तो बंद पड़ा है। दाल और चावल अभी पके नहीं थे। उन्होंने दोबारा गैस चालू की, लेकिन आग की लौ बस हल्की सी टिमटिमाती शायद सिलेंडर खत्म हो गया था। फिर उन्होंने सोचा कि फ्रिज में रखा खाना ही खा ले, लेकिन जब फ्रिज का दरवाज़ा खोला तो अंदर से बासी ठंडी रोटी और थोड़ी सी सूखी सब्जी की कटोरी बनी थी। उन्होंने एक रोटी तोड़ी, लेकिन वो इतनी सख्त थी कि उनके दांतों से चबाना मुश्किल था। वो देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए और मन ही मन सोचने लगी, किया अब उन्हें अपने ही घर में इस तरह 2 वक्त की रोटी के लिए भी जूझना पड़ेगा। सुमन जी के सब्र का बांध आखिरकार टूट चुका था। 2 दिन से भूख और कमजोरी के कारण अब उनकी हिम्मत जवाब देने लगी थी। कैलाश और मीनाक्षी का लौटने का कोई खबर नहीं था, ना कोई फ़ोन आया, ना कोई संदेश। कांपते हाथों से उन्हें मोबाइल उठाया, कुछ देर तक नंबर ढूंढती रही और फिर एक परिचित नाम पर उंगलियां रुक गई। गहरी सांस लेते हुए उन्होंने कॉल लगा दी। जैसे ही दूसरी ओर फ़ोन उठाया,
गया। उनकी रुंधी हुई आवाज़ निकली, अब और नहीं रह सकती, अब और नहीं रह सकती, तुम यहाँ आ जाओ। फ़ोन की दूसरी तरफ कुछ पल की खामोशी छाई रही, फिर एक मजबूती से भरी आवाज़ आई, तुम चिंता मत करो माँ, मैं अभी आ रही हूँ। यह आवाज़ सुनते ही सुमन जी की आंखों में आंसू बहने लगे। यह कोई और नहीं, उनकी बेटी काजल थी। वही बेटी जिसके बार बार कहने पर भी सुमन जी उनके साथ नहीं गई थी। काजल ने हमेशा माँ के लिए प्यार दिखाया, पर सुमन जी बार बार समझाती रही, बेटियां पराया धन होती है। इसी सोच में उन्हें कभी यह एहसास ही नहीं होने दिया कि उनकी बेटी भी उनकी संतान है, जो आज भी उन्हें इतना ही चाहती है जितना पहले। लेकिन आज जब अपनों ही ने उन्हें भुला दिया, तो आखिर वही बेटी उनके एक शब्द पे सब कुछ छोड़कर आने को तैयार थी। सुमन जी ने फ़ोन कान से हटाया, आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। पहली बार उन्हें लगा कि वह अब अकेले नहीं हैं। सुमन जी कुछ देर यूं ही बैठी रही, दिल में हल्की राहत थी कि अब कोई अपना आ रहा है। लेकिन आंखों में फिर से आंसू थे, क्योंकि जो बेटा उनके बुढ़ापे का सहारा होना चाहिए था, वही उन्हें अकेला पन की इस खाई में धकेल चुका था। उन्होंने घर के चारों ओर नजर दौड़ाई, हर कोना वीरान लग रहा था। वो वही घर था जहाँ कभी कैलाश की हंसी गूंजा करती थी, जहाँ उनके हाथों से बने खाने की महक पूरे घर में फैल जाती थी। लेकिन अब इस घर में बस सन्नाटा था, एक ऐसा सन्नाटा जो दिल को चीर रहा था। करीब 2 घंटे बाद दरवाजे की घंटी बजी। सुमन जी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने लड़खड़ाते कदमों से दरवाजा खोला। सामने काजल खड़ी थी, आंखों में चिंता, चेहरे पे गुस्सा और दिल में माँ के लिए बेइंतहा प्यार लिए वे माँ काजल ने उन्हें देखते ही गले से लगा लिया। सुमन जी की आंखों में रुके हुए आंसू बाहर निकले। इतने दिनों से जो दर्द उन्होंने दिल में दबाया था, वो अब काजल की बाहों में समा कर छलकने लगा था। काजल ने पति यश भी उसके साथ आए थे। उन्होंने आगे बढ़कर सुमन जी के पैर छुए और प्यार से बोले, माँ आपने हमें पहले क्यों नहीं बुलाया। सुमन जी ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस काजल की ओर देखती रही, जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई उनके लिए भी इतनी परवाह कर सकता है। काजल ने अंदर आकर घर का हाल देखा, बिखरा हुआ सामान, रसोई में पड़े अध जले चावल, खाली गैस और माँ की कमजोरी हालत देखकर उसे गुस्सा भी आ रहा था और बहुत तकलीफ भी हो रही थी। भैया और भाभी कहाँ हैं? काजल ने पूछा। शिमला गए हैं, सुमन जी ने थके हुए लहजे में कहा। काजल का खून खोल उठा। माँ आपको इस हालत में छोड़कर वो दोनों मस्ती करने चले गए और फ़ोन भी नहीं किया। क्या इतना भी नहीं सोच सकते कि माँ आप अकेली हैं? सुमन जी कुछ नहीं बोली, वो बस चुपचाप अपनी बेटी को देखती रही। काजल ने कोई और सवाल नहीं किया, वो सीधा अंदर गई और माँ के कपड़े पैक करके कहने लगी, माँ आप इस घर में एक पल भी नहीं रुकेंगी। भैया और भाभी के लिए आप सिर्फ एक जिम्मेदारी बन चुके हैं, प्यार नहीं। लेकिन मेरे लिए आप मेरी दुनिया हो। अब आप मेरे साथ चलेंगी। सुमन जी का कुछ कह नहीं पाई, उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार दर्द के नहीं खुशी के थे। और वह दूसरी तरफ शिमला की ठंडी वादियों में कैलाश और मीनाक्षी घूम रहे थे और अपनी ज़िंदगी के मजे ले रहे थे। वे एक मशहूर कैफ़े में गए, जहाँ उन्होंने देखा कि एक परिचित चेहरा सामने आ रहा था। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर मेहरा थे, जिसके बारे में कैलाश को लगता था कि उन्होंने मीनाक्षी की जान बचाई है। कैलाश तुरंत उनके पास गया और खुशी से बोला, डॉक्टर मेहरा आप यहाँ, यह तो कितनी बड़ी खुशी की बात है। आपको याद है मेरी पत्नी मीनाक्षी की जान बचाई थी। मैं आपका हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा। डॉक्टर मेहरा ने मुस्कुराते हुए कैलाश का अभिवादन किया, लेकिन उनके चेहरे पे एक हल्का सा संकोच था। कैलाश की बात सुनकर डॉक्टर थोड़े गंभीर हो गए। उन्होंने कैलाश और मीनाक्षी को एक कोने में बैठने का इशारा किया और धीरे से कहा, कैलाश तुम्हें एक सच्चाई बताने हैं का समय आ गया है, जो तुम्हें अब तक नहीं पता थी। कैलाश और मीनाक्षी दोनों चौंक गए। कैलाश ने हैरानी से पूछा, कैसी सच्चाई? सच्चाई डॉक्टर साहब। डॉक्टर मेहरा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, कैलाश जिस ऑपरेशन के बाद तुम्हारी पत्नी ठीक हुई थी, उसमें इनको एक किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत थी। तुम हमेशा समझते रहे कि मीनाक्षी को किडनी किसी अजनबी डोनर ने दी थी, लेकिन सच्चाई यह है कि वो
किडनी तुम्हारी माँ सुमन जी ने दी थी। यह सुनते ही कैलाश और मीनाक्षी के चेहरे का रंग उड़ गया। मीनाक्षी ने डॉक्टर से पूछा, माँ जी ने? डॉक्टर मेहरा ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, सुमन जी ने अपनी एक किडनी तुम्हें देने का फैसला किया था। उन्होंने मुझे यह भी कहा था कि इस बात का जिक्र कभी तुमसे न किया जाए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि तुम्हें यह एहसास हो कि तुम्हारा जीवन उनकी कुर्बानी से जुड़ा है। पर कैलाश, उनकी इस उम्र में आपको उनका ख्याल कुछ ज़्यादा ही रखना चाहिए। मीनाक्षी का बोला गया उनके कानों में डॉक्टर की बातें गूंजने लगी। उसकी आंखों के सामने अपनी सास के किए गए बलिदान का दृश्य तैरने लगा। वो सोच भी नहीं सकती थी कि जिस माँ के साथ उसने और कैलाश ने इतना बुरा व्यवहार किया, उसी माँ ने अपनी जान खतरे में डालकर उसकी ज़िंदगी बचाई थी। कैलाश ने भी अपनी गलती को महसूस किया और उसकी आंखें भर आई। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और एक ही बात उनके दिल में था। पछतावा और माँ से मिलने की तरह भी। शिमला से लौटते समय कैलाश और मीनाक्षी के दिल में बेचैनी थी। डॉक्टर मेहरा से मिली सच्चाई ने उन्हें लाकर रख दिया था। दोनों ने फैसला किया कि घर पहुंचते ही वे अपनी माँ से माफ़ी मांगेंगे और उन्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने देंगे। जब वे घर पहुंचे और दरवाज़ा खोला तो सन्नाटा पसरा हुआ था। उन्हें उम्मीद थी कि माँ सुमन जी अंदर होगी, लेकिन घर में कहीं भी उनकी झलक नहीं थी। हर कोना खाली लग रहा था। कैलाश और मीनाक्षी ने तुरंत अपने अपने कमरों की ओर दौड़ लगाई, लेकिन सुमन जी कहीं नहीं मिली। तभी मीनाक्षी की नज़र मेज पे रखी एक कागज़ पे पड़ी। उसने कांपते हाथों से वो चिट्ठी उठाई और जोर से कैलाश को पुकारा, कैलाश देखो, माँ ने ये चिट्ठी छोड़ी है। कैलाश ने जल्दी से मीनाक्षी के हाथ से चिट्ठी ली और पढ़ने लगा। प्रिय कैलाश और मीनाक्षी, तुम्हारे जीवन में मेरी कोई जगह नहीं है और यह बात मैं समझ चुकी हूँ। मैं तुम दोनों के सुख के लिए हमेशा दुआ करूँगी, लेकिन अब इस घर में मेरा दम घुटता है। मैंने अपने लिए एक नई जगह ढूंढ ली है जहाँ मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी सुकून से बिता सकूँगी। मेरी चिंता मत करना, तुम्हारी माँ सुमन। चिट्ठी पढ़ते ही कैलाश और मीनाक्षी की आंखों में आंसू आ गए। कैलाश ने चिट्ठी को पकड़ते हुए कहा, माँ हमें छोड़कर चली गई, हमने उन्हें इस हाल में पहुंचाया। मीनाक्षी ने रोते हुए कहा, हमने अपनी माँ के साथ कितना बुरा किया। कैलाश से हमें उन्हें हर हाल में वापस लाना होगा। कैलाश ने मीनाक्षी की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, हाँ मीनाक्षी, अब हमें माँ को ढूंढना होगा और उनसे अपने किए गए की माफ़ी मांगनी होगी। अब हम उन्हें कभी भी अकेला महसूस नहीं होने देंगे। कैलाश और मीनाक्षी ने तुरंत माँ की तलाश शुरू की। उसके दिल में पछतावे का बोझ था, लेकिन साथ ही एक निश्चित फैसला भी था कि वे अपनी माँ को वापस लाकर उनके जीवन को खुशियों से भर देंगे। कैलाश और मीनाक्षी पूरे शहर में सुमन जी को ढूंढ चुकी थी। उन्होंने हर जगह पता किया जहाँ उनकी माँ जा सकती थी, मंदिर, धर्मशाला, माँ के पुराने दोस्त, रिश्तेदार, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला था। कर जब वे घर लौटे थे, मीनाक्षी ने चिंतित स्वर में कहा, कैलाश, हमने हर जगह पता कर लिया, लेकिन एक जगह ऐसी भी है जहाँ हमने अब तक नहीं देखा। कैलाश ने हैरानी से पूछा, कौन सी जगह? मीनाक्षी ने गहरी सांस ली और धीरे में स्वर में कहा, काजल का घर। काजल का नाम सुनते कैलाश का चेहरा सख्त हो गया। वो झुंझलाकर बोला, नहीं, माँ काजल के घर नहीं जाएगी। तुम माँ को जानती हो, उन्होंने हमेशा कहा है कि बेटियाँ पराया धन होती है। वो अपनी बेटी का घर छोड़कर अपनी बेटी के घर कभी नहीं जाएगी। मीनाक्षी ने कैलाश का हाथ पकड़ते हुए समझाया, कैलाश, माँ अब तक अपनी उस पुराने विश्वास में जी रही थी, लेकिन हम दोनों ने उन्हें जिस तरह अकेला छोड़ दिया, उसके बाद शायद उन्होंने महसूस किया कि उनके लिए असली सहारा कौन है। अगर वो कहीं और नहीं गई तो यकीन मानो काजल के पास जरूर होगी। कैलाश असमंजस में पड़ गया। वो जानता था कि माँ ने हमेशा काजल से प्यार किया था। क्या अब वो वाकई अपनी बेटी के पास चली गई थी? मीनाक्षी ने कैलाश की झिझक भाप ली और कहा, एक बार फ़ोन करके देख लो कैलाश, अगर माँ वहाँ नहीं होगी तो कम से कम हमें तसल्ली हो जाएगी। कैलाश ने अनमने भाव से फ़ोन उठाया और काजल का नंबर मिलाया। कुछ सेकंड में काजल की आवाज़ आई, हेलो कैलाश। कुछ पल चुप रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, काजल, माँ तुम्हारे पास है क्या? फ़ोन के दूसरी तरफ कुछ देर खामोशी रही, फिर काजल की आवाज़ आई, तुम्हें माँ की याद क्यों आ रही है? कैलाश, जब वो तुम्हारे घर में अकेली थी तब तुमने कभी उनका हाल भी नहीं पूछा।
अब अचानक क्यों कैलाश को काजल के शब्द तीर की तरह चुभने लगे। वो जानता था कि काजल सही कह रही थी। उसने गहरी सांस ली और रंधे गले से स्वर में कहा, काजल, मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत गलत किया। मैंने माँ को वो प्यार और इज्जत नहीं दी जिसकी वो हकदार थी, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। मुझे माँ से बात करनी है, प्लीज़ काजल। काजल ने कुछ देर सोचा, फिर बोली, माँ अभी आराम कर रही है, लेकिन अगर तुम सच में अपने किए पे पछता रहे हो तो आकर माँ से माफ़ी मांगो। कैलाश की आंखें भर आई। उसने तुरंत कार की चाबी उठाई और मीनाक्षी से कहा, चलो हमें माँ के पास जाना है। मीनाक्षी ने राहत की सांस ली और दोनों तुरंत काजल के घर की ओर निकल पड़ी। रास्ते भर कैलाश के दिमाग में माँ की तस्वीर घूम रही थी। क्या माँ उसे माफ़ कर पाएंगे? अब यह सवाल उसके दिल के में घुस रहा था। कैलाश और मीनाक्षी काजल के घर की ओर तेजी से बढ़ रही थी। कार की हर धड़कती गति के साथ कैलाश का दिल भी तेजी से धड़क रहा था। काजल के घर के सामने पहुंचकर कैलाश ने गहरी सांस ली। दरवाजे पर पहुंचकर उसने धीरे से बेल बजाई। कुछ ही पलों में दरवाज़ा खुला और सामने काजल खड़ी थी, आंखों में नाराज़गी लेकिन चेहरे पे वही अपनापन। काजल ने बिना कुछ कहे उन्हें अंदर आने दिया। कैलाश की नज़र कमरे में माँ को खोजने लगी। तभी उसकी नज़र सोफे पे पड़ी जहाँ सुमन जी लेटी हुई थी। उसकी आंखें बंद थी, चेहरा उतरा हुआ था और माथे पे शिकन थी, जैसे कोई भारी बोझ उनके दिल में था। कैलाश का दिल जोर से धड़का। उसने घबराकर काजल से पूछा, माँ को क्या हुआ है? वो इतनी कमज़ोर क्यों लग रही है? काजल ने तीखे स्वर में कहा, तुम्हें अब माँ की हालत पे चिंता हो रही है कैलाश। जब वो दो दिन भूखी रही थी तब तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि उनकी तबीयत कैसी होगी? कैलाश की आंखें शर्म से झुक गई। मीनाक्षी भी खुद को दोषी महसूस कर रही थी। काजल ने गहरी सांस ली और थोड़े नरम स्वर में कहा, माँ बहुत थक गई है कैलाश। उन्होंने पूरी जिंदगी तुम पर और तुम्हारे घर पर निछावर कर दी और बदले में उन्हें क्या मिला? सिर्फ अकेलापन। कैलाश ने घुटनों के बल बैठते हुए धीरे से माँ का हाथ थाम लिया। सुमन जी ने हल्की करवट ली और आंखें खोली। उन्हें कैलाश को सामने देखा तो कुछ पल के लिए कुछ समझ नहीं पाई। माँ, कैलाश की आवाज़ भर गई, माँ मैं बहुत गलत था, मुझे माफ़ कर दो। सुमन जी की आंखों में हल्का पानी उभर आया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस अपनी कमजोरी हथेली से कैलाश के हाथ को हल्के से दबा दिया। कैलाश ने उनकी गोद में सिर रख दिया और फूट फूट के रोने लगा। मैं जानता हूँ माँ कि मैंने आपको बहुत तकलीफ़ दी, लेकिन अब मैं कुछ नहीं, मैं आपको लेने आया हूँ। अब आप मेरे साथ चलेंगे, मैं आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। सुमन जी ने धीरे से सिर हिलाया, जैसे कह रही हो कि अब तक मेरा यह बेटा कहाँ था। काजल ने आगे बढ़कर कहा, कैलाश, माँ अब इस घर में खुश है। यहाँ उन्हें वह प्यार और सम्मान मिल रहा है जिसकी उन्हें ज़रूरत है। कैलाश काजल की तरफ देख बोला, मैंने अपनी गलती समझ ली काजल, और अब मैं अपनी माँ को इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकता। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। काजल कैलाश और मीनाक्षी को देख समझ चुकी थी, उनको अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। फिर काजल ने माँ का हाथ थामा और प्यार से कहा, माँ, कैलाश और मीनाक्षी को माफ़ कर दीजिए। उन्होंने अपनी गलती मान ली है और सच में चाहते हैं कि आपको कभी कोई तकलीफ न हो। क्या आप इन्हें एक मौका नहीं दोगी? सुमन जी ने कैलाश और मीनाक्षी की ओर देखा। उनके चेहरे पे पछतावा साफ झलक रहा था। उनकी आंखों में सच्चे पश्चाताप के आंसू थे। कैलाश ने माँ के पैरों को छूते हुए कहा, माँ प्लीज़ मुझे एक मौका दे दो, मैं वादा करता हूँ अब से आपको कभी कोई तकलीफ़ नहीं होगी। मीनाक्षी ने भी सिर झुकाकर कहा, माँ मैं भी अपनी सारी गलतियों के लिए शर्मिंदा हूँ। मैं आपके बिना उस घर की कल्पना भी नहीं कर सकती। प्लीज़ हमारे साथ घर चलिए। सुमन जी की आंखों में आंसू झलक पड़े। उन्होंने कैलाश और मीनाक्षी के सर पे हाथ फेरा और धीरे से कहा, बेटा अगर तुम दोनों सच में बदल गए हो तो मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। फिर सुमन जी काजल और यश की ओर मुड़ी और प्यार से कहा, बेटा तुमने मुझे अपनाकर बेटी का असली रूप दिखाया। तुम्हारे बिना मैं शायद टूट चुकी होती, लेकिन अब वक्त आ गया कि मैं अपने घर लौट जाऊं। काजल की आंखें नम हो गई, लेकिन उसने माँ का फैसला खुशी खुशी स्वीकार किया।
कैलाश और मीनाक्षी ने माँ का सामान उठाया और गाड़ी में रखा। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ गई। सुमन जी के चेहरे पर सुकून था, क्योंकि इस बार जब वो मजबूरी में नहीं बल्कि अपने बेटे और बहू के बदले हुए दिल के साथ वह अपने घर लौट रही थी। गाड़ी जैसे ही घर के सामने रुकी, कैलाश ने तेजी से दरवाज़ा खोला और माँ का सामान निकालने लगा। मीनाक्षी भी जल्दी से आगे बढ़ी और सुमन जी का हाथ थाम कर बोली, माँ, अब इस घर में आपका हर पल खुशियों से भरा होगा। सुमन जी ने घर की चौखट पर नज़र डाली। यही वो घर था जहाँ उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था, लेकिन कुछ समय पहले तक यह घर सिर्फ दीवारों का ढांचा बनकर रह गया था। बिना प्यार, बिना अपमान और के कैलाश के आगे बढ़कर माँ के पैरों में हाथ रखकर कहा, और माँ, जब तक मैं जीवित हूँ आपको फिर कभी कोई दुख भी नहीं होने दूंगा। सुमन जी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार भी खुशी के आंसू थे। उन्होंने कैलाश का सर सहलाते हुए कहा, बस अब और कुछ नहीं चाहिए बेटा, तुम्हारा यही प्रेम बना रहे। मीनाक्षी ने तुरंत सुमन जी का पसंदीदा झूला फिर से आंगन में लगवा दिया, जहां वह अक्सर बैठकर शाम की चाय पीती थी। शाम को मीनाक्षी ने खुद रसोई में जाकर माँ के लिए उनकी पसंद का हलवा बनाया और कैलाश ने खुद अपने हाथों से माँ को खिलाया। सुमन जी की आंखों में चमक थी। उन्होंने प्यार से कैलाश और मीनाक्षी के सर पे हाथ फेरा और कहा, अब मुझे कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, मुझे बस यही चाहिए था, मेरा परिवार, मेरा प्यार, मेरा घर। अब वो घर फिर से वही पुराना खुशहाल घर बन चुका है, जहाँ प्यार, अपनापन और सम्मान हर कोने में बसता था। दोस्तों, माँ सिर्फ जन्म नहीं देती बल्कि अपने बच्चों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देती है। वह बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अपेक्षा के सिर्फ अपने परिवार की खुशियों के लिए जीती है। लेकिन जब वो माँ अकेली रह जाती है, तिरस्कार सहती है, तो यह हमारी सबसे बड़ी विफलता होती है। एक माँ को सिर्फ प्यार और सम्मान चाहिए, ना कोई महंगे उपहार, ना कोई बड़ी सुविधाएं। अगर हम अपने माता पिता को प्यार और सम्मान और समय दी तो इससे बड़ा कोई उपहार नहीं हो सकता। और दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती है ऐसी एक और दिलचस्प कहानी के साथ। कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।